हेलो, नमस्ते दोस्तों। ड्रग बुक ऑन मिडवाइफरी टॉपिक है। क्लिनिकल ड्यूटी के दौरान या फिर जब नर्सिंग कर रहे होते हैं तो उस दौरान ड्रग बुक बनाना होता है। तो आज हम बताएंगे कि ड्रग बुक कैसे बनाते हैं। ये मेरा खुद का ड्रग बुक है जो मैंने अपने नर्सिंग के दौरान बनाया था। तो चलिए दिखाते हैं। जिन लोगों को भी अभी ज़रूरत पड़ रहा होगा तो वो इसको देख के बना सकते हैं। तो जितने भी मिडवाइफरी में ड्रग आते हैं लगभग जो मोस्टली यूज़ होते हैं उन सबको इसमें मेंशन किया गया है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें मेरे को यहाँ पे गुड मिला हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, मैंने लिखा हुआ है, पहले हेडिंग दिया हुआ है कि ड्रग्स यूज्ड इन प्रेगनेंसी, लेबर, प्यूरपेरियम एंड न्यूबॉर्न। यानी कि इसमें हम प्रेगनेंसी में जितने ड्रग्स यूज होते हैं उनको मेंशन किया हुआ है। लेबर में जितने ड्रग्स चाहिए होते हैं और लेबर के बाद जो प्यूरपेरियम पीरियड होता है उस टाइम में, और जो न्यूबॉर्न यानी कि जो 7 अर्ली न्यूबॉर्न होते हैं 7 डेज़ तक, और जो लेट न्यूबॉर्न होते हैं वो 28 डेज़ तक। यानी कि 28 डेज़ तक जो भी ड्रग्स यूज़ होते हैं न्यूबॉर्न को, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वही कि ये सब सारे ड्रग्स यूज़ किए गए हैं इसमें। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है कि प्रेगनेंसी, लेबर, प्यूरपेरियम, न्यूबॉर्न। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी में कि कौन कौन सा यूज़ होगा, तो ऑक्सीटोसिन जो मोस्टली यूज़ होता है, एर्गोट डेरिवेटिव्स जिसमें अर्जोमेट्रिन, मेथार्जिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जिसमें मेजोप्रोस्ट, कार्बोप्रोस्ट और डायनोप्रोस्टोन है, और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जिसको भी प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है तो उसमें मिथाइल डोपा, लेबेटालोल, नीफेडिपिन, नाइट्रोप्रोसाइड, प्रेजोसिन, प्रोप्रानोलोल, ड्यूरेटिक्स जिसमें फ्यूरोसेमाइड, हाइड्रोलाजिन, हाइड्रोक्लोराइड, एस्पाइरोनोलैक्टोन यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें मेंशन की गई हैं इसमें। टोकोलाइटिक एजेंट्स जिसमें बीटा माइमेटिक्स है, जिसमें कि टर्बुटालिन, राइटोड्रिन, आइसोक्सुप्रिन आता है, एंडोमेथासिन आता है। एंटीकोगुलेंट्स जिसमें हेपेरिन, वारफेरिन यूज़ किया जाता है। एंटी कन्वल्जेंट्स जिसमें MgSO4, डाइज़ेपाम और फेनिटोइन यूज़ करते हैं। एंडोमेथासिन इसमें कैरी कर लिए हैं इसलिए इसको यहाँ पे कट कर दिया है मैंने। ठीक है, आगे भी और है। कैल्शियम यूज़ होता है, आयरन, फॉलिक एसिड एंड जाइलोकेन यूज़ होता है प्रेगनेंसी में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो लेबर में कौन कौन सा यूज़ होता है। लेबर में ऑक्सीटोसिन यूज़ होता है। एर्गोट डेरिवेटिव्स में अर्जोमेट्रिन, मेथार्जिन, प्रोस्टाग्लैंडिन सेम है, एंटी कन्वल्जेंट्स यूज़ होते हैं। प्यूरपेरियम में भी ऑक्सीटोसिन, एर्गोट डेरिवेटिव्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और न्यूबॉर्न में बेटामेथासोन एंड विटामिन के यूज़ होता है। जो जल्दी बेबी हो जाता है, अर्ली प्रेगनेंसी होती है जिसमें प्रीमैच्योर, तो उसमें लंग्स को मैच्योर करने के लिए बेटामेथासोन देते हैं, और विटामिन के तो ब्लीडिंग्स को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि लिवर अभी फुली मैच्योर नहीं हुआ रहता है तो विटामिन के जो है वो प्रोडक्शन नहीं करता है, इसीलिए। तो बारी बारी से देखेंगे कि कौन किसका क्या काम है, कैसे साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, सब कुछ। तो ऑक्सीटोसिक्स है जिसमें ऑक्सीटोसिक्स आर द ड्रग्स ऑफ वेरिंग केमिकल नेचर दैट कैन एक्साइट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जितने भी ऑक्सीटोसिक्स होते हैं वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज़ करते हैं, यूट्राइन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन लाते हैं। जिसमें दिया हुआ है ऑक्सीटोसिन, एर्गोट डेरिवेटिव्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये तीनों जो होते हैं वो ऑक्सीटोसिक्स होते हैं। तो जिसमें से पहला हम देखेंगे ऑक्सीटोसिन। इंट्रोडक्शन है कि सिंथेसाइज इन, ये हमेशा एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछता है कि जो ऑक्सीटोसिन है वो कहाँ सिंथेसाइज होता है। तो जो ये होता है हाइपोथैलेमस के पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में। इसका जो हाफ लाइफ होता है वो 3 to 4 मिनट्स तक होता है। अब इसमें जब हम ड्रग बुक बनाते हैं तो एक चार्ट के फॉर्मेट में बनाते हैं। सबसे पहले उसका ट्रेड नेम लिखते हैं यहाँ पे,
फिर जेनेरिक नेम लिखते हैं, क्लासिफिकेशन कौन से ग्रुप का ड्रग है, कौन से क्लासिफिकेशन का। ड्रग का डोज और रूट क्या रहता है, मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे वो काम करता है, और इंडिकेशन क्या होता है, कब कब इसको देते हैं, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन कौन से कंडीशन में इसको नहीं दे सकते हैं, और साइड इफ़ेक्ट्स क्या होगा ड्रग्स का। तो ये सारी चीज़ों को चार्ट में बनाते हैं, लिखते हैं, जो इसमें दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीटोसिन का जो है वो ट्रेड नेम होता है पिटोसिन, सिंटोसिन। और यहाँ पे फिर देखेंगे जेनेरिक नेम जो है वो ऑक्सीटोसिन है। क्लासिफिकेशन जो है ये यूटेराइन स्टिमुलेंट्स होते हैं, क्योंकि ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करता है। डोज और जो रूट होता है IV IM यूज़ करते हैं, बकल टैबलेट के फॉर्म में यूज़ करते हैं, नेज़ल स्प्रे के फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टिमुलेशन ऑफ लेबर के लिए 10 यूनिट्स इन्फ्यूज़ करते हैं 1 लीटर D5 या फिर RL में, और PPH में 1 एम्पुल यूज़ करते हैं आफ्टर बर्थ। ठीक है। और एक्शन ये कैसे करता है, तो जो भी यूट्रस के स्मूथ मसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, उन सब में कॉन्ट्रैक्शंस को जो है वो इंक्रीज़ करता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में यूज़ करते हैं एक्टिव लेबर में। इंडिकेशन तो प्रेगनेंसी में यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, एबॉर्शन को एक्सक्लरेट करने के लिए, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, लेबर को इंड्यूस करने के लिए, और सर्वाइकल जो रैपिडिंग होता है उसको फैसिलिटेट करने के लिए। और लेबर में यूज़ करते हैं थर्ड जो प्लेसेंटा जिसमें रिमूव होता है, थर्ड स्टेज जो होता है लेबर का, उसमें यूज़ करते हैं ताकि प्लेसेंटा जो है अच्छे से बाहर आ जाए। तो कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ होगा तभी तो वो निकलेगा ना। यहाँ पे दिया हुआ है ना, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा एज एन अल्टरनेटिव टू आर्जोमेट्रिन। फिर पेरियम में ब्लड लॉस और PPH को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर अगला है किसमें नहीं देते हैं, तो प्रेगनेंसी में जिसमें मल्टीपैरा हो, ग्रैंड मल्टीपैरा जिसमें जो 4 से ज़्यादा बार डिलीवरी हो चुका है, जिनका 4 से ज़्यादा बार प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, तो वैसे में नहीं देते हैं, क्योंकि ज़्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने की वजह से यूट्रस जो है वो रप्चर हो सकता है, इसीलिए। अगर पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड हो तो उस कंडीशन में भी नहीं देते हैं। हिस्टेक्टोमी हुआ है तो फिर नहीं देते हैं, फिर सिजेरियन सेक्शन का हिस्ट्री हो तो, क्योंकि जो भी वहाँ पे स्कार रहते हैं वो रप्चर हो सकते हैं। माल प्रेजेंटेशन हो तो उसमें भी नहीं देते हैं। सेम वही है, लेबर में भी वो सारी जो चीज़ें हिस्ट्री रहेंगी, तो फिर फिटल डिस्ट्रेस रहेगा तो उस कंडीशन में जो है हम नहीं देंगे। और अदर में जो है हाइपोवोलेमिक स्टेट है, कार्डियक डिजीज़ है, तो उस कंडीशन में जो है हम नहीं देते हैं। अगला साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकती है, तो दो चीज़ें मैटर करती हैं, एक मैटरनल पे क्या इफ़ेक्ट होगी और बेबी पे क्या होगा। तो मैटरनल पे यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन, जो यूट्रस है उसमें ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से यूट्रस जो है वो रप्चर हो सकता है, वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकता है, इंटॉक्सिकेशन। फिर फिटल में फिटल डिस्ट्रेस हो सकता है और फिटल डेथ भी हो सकता है, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से। देखिए मैंने यहाँ पे पिक बनाया हुआ है सिंटोसिन का, से थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए, ताकि टीचर आपको अच्छे मार्क्स दें, इसके लिए थोड़ा अच्छा ड्रग बुक बनाएं। आगे और भी अच्छी अच्छी ड्रग्स आपको देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पे देखते हैं एर्गोट डेरिवेटिव्स में, जिसमें हमने 2 कैरी किया है, अर्जोमेट्रिन एंड मेथर्जिन को। यहाँ पे मेथर्जिन का जो मीनिंग होगा वो THE होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे पिक बनाया हुआ है इसका अर्जोमेट्रिन का। उसके बाद इसमें देखते हैं ट्रेड नेम जो होता है वो इसका होता है अर्जोमेट्रिन मिलेट या फिर अर्जोस्टैट होता है, और जेनेरिक जो नेम होता है साइनोमेट्रिन होता है। क्लासिफिकेशन जो है एर्गोट एल्केलॉइड्स हैं। डोजेज एंड रूट जो इसमें होता है, तो इसमें 0.25 mg या फिर 0.5 mg जो होता है एम्पुल में रहता है पर एम्पुल, और टैबलेट जो होता है 0.5 से 1 mg का आता है।
और इसका यूज़ करते हैं थर्ड स्टेज में एक्टिव मैनेजमेंट के लिए। और अगर हम IM देते हैं तो 0.2 mg देते हैं। और दूसरा जो है वो एटॉनिक PPH को कंट्रोल करने के लिए 1 एम्पुल स्लो देते हैं। और एक्सेसिव लोकिया और सब इन्फ्लेशन हो रहा है, यानी कि डिलीवरी के बाद, लेबर के बाद जो यूट्रस है वो नॉर्मल साइज़ में नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी अर्जोमेट्रिन 1 टैबलेट देते हैं TDS 3 दिन के लिए। 1 दिन में 3 बार लेना होता है एक टैबलेट को। मोड ऑफ एक्शन, अर्जोमेट्रिन एक्ट्स डायरेक्टली ऑन द मायोमेट्रियम। जो यूट्रस का मिडल लेयर होता है उस पर डायरेक्ट ये एक्ट करता है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, जिससे ब्लीडिंग जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इंडिकेशन जो है वो तो टू स्टॉप यूट्राइन ब्लीडिंग और फिर डिलीवरी एबॉर्शन, इसके बाद यूज़ करते हैं इसको। और हेमरेज को रोकने के लिए यूज़ करते हैं इसका। कॉन्ट्राइंडिकेशन किस में यूज़ नहीं करते हैं तो सस्पेक्टेड प्लूरल प्रेगनेंसी में, ऑर्गेनिक कार्डियक डिजीज़ में, प्रीक्लैम्सिया एक्लैम्सिया का केस हो तो उसमें नहीं यूज़ करते हैं। इंडक्शन ऑफ लेबर या फिर एबॉर्शन में भी इसको यूज़ जो है वो नहीं करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं इसके, तो इसका जो है राइज ऑफ BP ड्यू टू वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एक्शन। तो BP को जो है ये बढ़ा देता है, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को जो है वो छोटा कर देता है, नैरो कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। प्रोलॉन्ग्ड यूज़ इन प्यूरपेरियम में इंटरफेरेंस डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन एंड गैंग्रीन। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है कि ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसके वजह से गैंग्रीन होने का भी चांस रहता है। ठीक है, ये रहा अर्जोमेट्रिन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका अगर आपको लिखना हो तो। अगला है मेथार्जिन। ये रहा मेथार्जिन। ट्रेड नेम मेथार्जिन है या फिर मेथाइलर गोबाशीन, मेथाइलर जो नोविन, मेथाइलर जो ब्रेविन, इसका जो है ये सब ट्रेड्स नेम है। और जेनेरिक नेम जो है मिथाइल अर्जुनोविन मिलेट है। क्लासिफिकेशन वही यूट्राइन स्टिमुलेंट्स है। डोज ओरल जो देते हैं हम 0.2 mg देते हैं। उसके बाद 6 to 8 आवर्स में देते हैं, मैक्सिमम 1 वीक तक दे सकते हैं। अगर IM देते हैं तो 0.2 mg देते हैं, मैक्सिमम 5 डोज दे सकते हैं इसका। मोड ऑफ एक्शन जो है वो डायरेक्टली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करता है। स्मॉल डोजेज बराबर दिया हुआ विद नॉर्मल रेस्टिंग मसल टोन। और अगर इंटरमीडिएट डोज देते हैं जिसमें थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होता है, और लार्ज डोजेस देते हैं प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस के लिए। नॉट फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर इज मेथर्जिन को लेबर को इंडक्ट करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इंडिकेशन थेराप्यूटिक पर्पज से यूज़ करते हैं, यूट्राइन ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, डिलीवरी एबॉर्शंस या फिर एक्सपल्सन ऑफ हाइड्रेटेड फॉर्म मोल्स के बाद। फिर उसके बाद अगर डिलीवरी के बाद एक्सेसिव हेमरेज होता है थर्ड स्टेज में तो उसमें भी यूज़ करते हैं, उसमें रोकने के लिए कि ऐसा ब्लीडिंग हो नहीं, उसके लिए भी यूज़ करते हैं इसको। कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर प्लूरल प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड होता है तो फिर नहीं यूज़ करेंगे। कार्डियक डिजीज़ है तो, सीवियर प्री एक्लैम्सिया एक्लैम्सिया है तो, हार्ट डिजीज़ हाइपरटेंशन है तो इसमें यूज़ नहीं करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स नोज़िया, वोमिटिंग हो सकती है, राइज इन BP एंड स्ट्रोक, गैंग्रीन हो सकता है, ये रेयर है, और फिर एब्डोमिनल क्रैम्पिंग हो सकती है। तो ये रहा मेथार्जिन। उसके बाद तो अर्गोट डेरिवेटिव्स ख़त्म हो गए हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन आते हैं। तो ये क्या करता है, जो है आगे देखते हैं। इसमें तीन पार्ट में बांटा हुआ है। PGE1 जिसको मेजोप्रोस्टॉल कहते हैं, PGE2 जिसको डाइनोप्रोस्टॉन कहते हैं, और PGE2 अल्फ़ा जिसको कार्बोप्रोस्ट कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले मेजोप्रोस्टॉल को लिया गया है। ये देखिए मैंने कितना सुंदर यहाँ पे बनाया हुआ है टैबलेट मेजोप्रोस्टॉल का।
इसका जो ट्रेड नेम है वो साइटोटेक होता है। जेनेरिक नेम जो मिसोप्रोस्टॉल है। क्लासिफिकेशन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स एंड अदर। डोज और रूट ओरल वेजाइनल सबलिंगुअल बकल इसको दे सकते हैं। ये एक्शन कैसे करता है तो मायोमेट्रियम पर एक्ट करता है जिसके कारण सर्वाइकल राइपनिंग होती है। और इंडिकेशन एबॉर्शंस को इंडक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंडक्शन ऑफ लेबर, एक्सक्लेशन ऑफ लेबर और पीपीएस को मैनेज करने के लिए मिसोप्रोस्टॉल का यूज़ करते हैं। और अगर ड्रग्स से किसी भी तरह का हाइपर सेंसिटिविटी है तो हम इस ड्रग्स को यूज़ नहीं करते हैं। यूटेराइन अस्कार है तो नहीं यूज़ करते हैं। पीआईडी है तो नहीं यूज़ करेंगे। हेपेटिक एंड रेनल डिसऑर्डर है तो भी यूज़ नहीं करेंगे। साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो टैकिसिस्टोल जिसमें हाइपर स्टिमुलेशन यानी कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन वो ज़्यादा एक्सेसिव इंक्रीज़ हो जाता है। और मेकोनियम पैसेज है तो उस कंडीशन में यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि फिटल को डिस्ट्रेस हो सकता है। आगे देखेंगे डाइनोप्रोस्टोन। ये रहा डाइनोप्रोस्टोन का मेरा पिक। इसमें जो ट्रस्ट नेम है सर्विडिल है, फिर प्रीपीडिल है और जेनेरिक नेम डाइनोप्रोस्टोन है। क्लासिफिकेशन जो है वो एबॉर्टिफिकेंट यानी कि एबॉर्शंस में यूज होता है। वेजाइनल प्रिपरेशंस अदर्स। डोजेज एंड रूट वेजाइनल रूट देते हैं इसको 20 mg देते हैं 3 to 5 आवर्स एज पर नीड। मोड ऑफ एक्शन ये भी मायोमेट्रियम पर एक्ट करता है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को प्रोड्यूस करता है। इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन, इंडक्शन ऑफ लेबर, एक्सक्लेशन ऑफ लेबर, पीपीएच को मैनेज करने के लिए, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए और अगर इक्टोपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी है तो उसको भी मैनेज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन हाइपर सेंसिटिविटी अगर किसी भी ड्रग से होती है तो वो ड्रग नहीं यूज होता है तो हाइपर सेंसिटिविटी सब में रहेगा लगभग। यूट्राइन अस्कार, पीआईडी, हेपेटिक एंड रेनल डिसीज़ है तो आप याद कर लो कि जितने भी यूट्राइन स्टिमुलेंट्स होते हैं या फिर एबॉर्टिफिकेंट्स ड्रग्स होते हैं तो अगर आपको हेपेटिक और रेनल डिसऑर्डर है या फिर यूट्राइन अस्कार है तो ये सब चीज़ों में नहीं देना है। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस सब में होता है। साइड इफ़ेक्ट्स यूट्रस रप्चर हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, अमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो सकता है। आगे यहाँ पे मैंने छोटू सा बनाया है कार्बोप्रोस्ट जिसको हेमाबेट बोलते हैं ट्रेड नेम। और कार्बोप्रोस्ट ट्रोमेथामाइन जो है इसका जेनेरिक नेम है। एबॉर्टिफिकेंट है ये भी। IM इसको देते हैं 100 to 250 mcg माइक्रोग्राम। ये मायोमेट्रियम में सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को चेंज करता है जिससे स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। डाइनोप्रोस्टोन की ही तरह सेम इंडिकेशन है इसका और ये भी इस कॉन्ट्रा इंडिकेशन यूट्राइन अस्कार, हाइपर सेंसिटिविटी है तो नहीं देंगे। और साइड इफ़ेक्ट्स वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया, नोजिया, डिसमेनोरिया हो सकता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस एंड यूट्राइन रप्चर्स हो सकते हैं। ये रहा ये दोनों। उसके बाद हम आते हैं एंटी हाइपरटेंसिव्स ड्रग्स पे। तो इसमें एंटी हाइपरटेंसिव्स तो मेनली आप जानते ही हो कि हाइपरटेंशंस को कंट्रोल करने के लिए, ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें बताया हुआ है कि जो मिथाइल डोपा फर्स्ट लाइन थेरेपी इज़ मिथाइल डोपा एंड सेकेंड लाइन थेरेपी इज़ निफेडिपिन। प्रेगनेंसी में ना फर्स्ट लाइन थेरेपी यानी मोस्टली जो है वो पहले मिथाइल डोपा यूज़ करते हैं और दूसरी जो है वो निफेडिपिन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है बहुत ये सारा मिथाइल डोपा, लेवेटालोल, पैराजोसिन, निफेडिपिन, प्रोप्रानोल, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। तो सबसे पहले मिथाइल डोपा, ये रहा मिथाइल डोपा। ट्रेड नेम जो इसका अल्डोमेट है, मिथाइल डोपा। क्लासिफिकेशन जो है ये अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट ड्रग्स है। और उसके बाद डोज और रूट ओरली यूज़ करते हैं मिथाइल डोपा को 250 से 500 mg रहता है और अगर आईवी यूज़ करते हैं तो 250 से सेम ही है डोज उसका। और ये कैसे एक्ट करता है तो स्टिमुलेट करता है सेंट्रल अल्फ़ा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को। जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होते हैं सेंट्रल, उसको ये स्टिमुलेट करता है जिसके वजह से क्या होता है कि आर्ट्रियल जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है जिसके वजह से जो बीपी जो होता है वो लो हो जाता है। हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, PIH में यूज़ करते हैं, प्री एक्लैम्सिया में यूज़ करते हैं।
अगर हेपेटिक डिसऑर्डर, साइकिक पेशेंट है, CCF है, तो क्रोनिक कार्डियक फेल्यूर, तो उस कंडीशंस में हम यूज़ नहीं करते हैं। और साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो अगर ज़्यादा डोज ले लिए तो फिर हाइपोटेंशन हो सकता है, फिर ऐसे भी कंटिन्यू लेने की वजह से पोस्चरल हाइपोटेंशन होने लगता है। हिमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, सोडियम का रिटेंशन हो सकता है, और फिटल में जो है वो इंटेस्टिनल इल्यूज हो सकते हैं। अगला जो है वो लेबेटालोल है। ट्रेड नेम जो है इसमें ट्रेंडेड है, जेनेरिक नेम लेबेटालोल। क्लासिफिकेशन बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा एक्टिविटी, ये बीटा ब्लॉकर्स हैं। ओरली 100 mg यूज़ करते हैं, TID मीन्स कि एक दिन में 3 बार। IV इन्फ्यूज़न भी दे सकते हैं 1 से 2 mg पर मिनट अंटिल डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट। ये कैसे एक्ट करता है, तो डिक्रीज़ करता है आर्टियल ब्लड प्रेशर्स को और सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस को, क्योंकि इसमें अल्फ़ा एंड बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकेज एक्टिवेटर दोनों जो है वो कंबाइंड रहते हैं, इसीलिए। इंडिकेशन हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, सीवियर हाइपरटेंशन में, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में। कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है वो है हेपेटिक डिसऑर्डर्स। और अगला रहा साइड इफ़ेक्ट्स, तो सेम ही है जो मैंने पीछे मिथाइल डोपामाइन लिखा था। अगला है प्रोप्रानोलोल, तो इसका जो ट्रेड नेम है वो एंडेरल है, जेनेरिक नेम प्रोप्रानोल है। क्लासिफिकेशन बीटा ब्लॉकर है, जिसमें लोल ओल लगा होता है वो बीटा ब्लॉकर है, उसको पहचानने का ये तरीका है। ओरली यूज़ करते हैं 80 to 40 mg। मोड ऑफ एक्शन जो होता है वो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, जो कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देता है, जिससे इंक्रीज इन हार्ट रेट, BP एंड फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन। तो जितना भी कैटाकोलामाइन होता है उसको ये ब्लॉक कर देता है। हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं। और प्रोप्रानोल में याद रखना है कि अगर किसी को ब्रोंकियल अस्थमा और कार्डियोजेनिक शॉक हो तो उसमें नहीं देना है। हाइपरटेंशन हो सकता है सोडियम रिटेंशन, ब्रैडिकार्डिया, कार्डियक फेल्यूर, हाइपोग्लाइसेमिया, ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है इसको लेने की वजह से। तो ये रहा लेवेटालोल। आगे देखते हैं पैराजोशिन। इसका ट्रेड नेम जो है वो मिनी प्रेस के नाम से आता है, और ऐसे पैराजोशिन है, अल्फ़ा ब्लॉकर है ये। ओरली यूज़ करते हैं 1 mg BID। ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है, जिससे जो है वो BP कम हो जाता है। हाइपोटेंशन में नहीं देना है क्योंकि और ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा BP। सिनकोप में नहीं देना है, हाइपोटेंशन हो सकता है, इसके वजह से नेज़ल कंजेशन, फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है। अगला है निफिडिपिन, तो इसका देख लो यहाँ पर ट्रेड नेम है ये सारे। निफिडिपिन जो है वो कैल्शियम, जिसमें पाइन लगा होता है, वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ओरली 5 से 10 mg यूज़ करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वो ब्लॉक कर देता है कैल्शियम की एंट्री को ECF से ICF में, और उसके बाद मसल्स की जो कंट्रैक्शन होती है वो रिड्यूस हो जाती है, तो BP जो है वो लो हो जाता है। प्री टर्म लेबर में यूज़ कर सकते हैं, हाइपरटेंशन में, और अगर आपको क्रोनिक या स्टेबल एंजाइना है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं इसको। कॉन्ट्राइंडिकेशन इसका जो है वो ब्रैडिकार्डिया, कार्डियोजेनिक शॉक, सिस्टोलिक प्रेशर अगर 90 से नीचे हो, सिक साइनस सिंड्रोम हो, लेफ्ट वेंट्रिकल डिसफंक्शन हो तो उसमें यूज नहीं करेंगे। फ्लशिंग, हाइपोटेंशन, हेडेक, टैकीकार्डिया, इनहिबिशन ऑफ लेबर, ब्रैडिकार्डिया, एंकल एडिमा, कॉन्स्टिपेशन, प्लेसेंटल इस्चेमिया, हार्ट ब्लॉक, ये सारी चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। उसके बाद ड्यूरेटिक्स, तो पहला इसमें हमने लिया है फ्रूसेमाइड को, तो लैसिक्स के नाम से ये आता है अधिकतर, और फ्यूरोसिक्स ये रहा, ये एम्पुल है इसका फ्रूसेमाइड। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो लूप ड्यूरेटिक्स है। वाटर पिल्स, थियाज़ाइड। डोसेज एंड रूट, ओरल सॉल्यूशन 10 mg पर ml रहता है, इंजेक्शन में भी 10 mg पर ml, टैबलेट में 20, 40, 80, 500 mg का आता है।
ये लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करता है, जिसमें सोडियम और पोटेशियम के रीअब्जॉर्प्शंस को रोकता है। प्रेगनेंसी इंड्यूस अगर हाइपरटेंशन है, एक्लेम्पसिया है, पल्मोनरी एडिमा है तो उसमें इसका यूज़ करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन अगर एन्यूरिया है, हाइपरटेंसिव टू ड्रग है तो फिर नहीं लेंगे इसको। साइड इफ़ेक्ट्स इसके वजह से वीकनेस, फैटिग, पोस्चरल हाइपोटेंशन, हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया एंड फीटल कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। हाइड्रोक्लोरोथियाजिड, जो एपोहाइड्रो एक्वाजाइड भी इसको बोलते हैं, और इसका जो प्रिपरेशंस होता है एसिड्रेक्स, हाइड्रोड्यूरिल। क्लासिफिकेशन थियाजिड है, ओरल लेते हैं 25 से 100 mg पर डे। ये डिस्टल ट्यूब्यूल पे एक्ट करता है, जो वाटर, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम के एक्सक्रेशन को इंक्रीज करता है। इंडिकेशन एडिमा, हाइपरटेंशन होता है। हाइपरसेंसिटिविटी हो तो नहीं देंगे, और इसको लेने के वजह से पॉलीयूरिया, ग्लाइकोस्यूरिया फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, नोज़िया, वोमिटिंग हो सकता है, रैसेज, अर्टिकेरिया, फीवर, इंक्रीज क्रिएटिनिन हो सकती है। तो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए। टोकोलाइटिक एजेंट्स वो प्री टर्म डिलीवरी के लिए इसको यूज़ करते हैं, जिसमें बीटामाइमेटिक्स है, इंडोमेथासिन है, MgSO4 है, निफिडिपिन है। तो निफिडिपिन तो पीछे चर्चा कर चुके हैं, इसलिए इसको इसमें नहीं करेंगे। बीटामाइमेटिक्स में टर्बुटालिन, राइटोड्रिन, आइसोसुप्रीन आता है। तो आइसोसुप्रीन जो है वो हाफ प्रीमैच्योर लेवल, देखो इसमें यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको, वैसोडाइलिन इसका नाम है। आइसोक्स सुप्रीन पेरिफेरल वैसोडाइलेटर्स है। आईवी ड्रिप यूज़ करते हैं 100 mg। ये वैस्कुलर स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है, जिसके वजह से कार्डियक स्टिमुलेशन और यूट्रस जो होता है वो रिलैक्स करता है। तो अगर प्रीमैच्योर डिलीवरी हो रही है तो इसको हम लोग दे करके थोड़ा सा जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा तो फिर लेबर और डिलीवरी नहीं होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है ना इंडिकेशन की डिले प्री टर्म बर्थ, मैनेजमेंट ऑफ प्री टर्म लेबर, इनहिबिट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को रोकने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर हाइपर सेंसिटिविटी है, पोस्टपार्टम है तो फिर हम यूज़ नहीं करेंगे। साइड इफ़ेक्ट्स हाइपोटेंशन हो सकता है, टैकीकार्डिया, नोज़िया, वोमिटिंग, पल्मोनरी एडिमा, कार्डियक एरिथमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, लैक्टिक एसिडोसिस, ये है सारे। राइटोड्रिन, हाइड्रोक्लोराइड है, तो ये भी सब सेम है। ये सब जो होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को रोकने के लिए प्री टर्म बर्थ में यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी इसको। टर्बुटालिन इम्पॉर्टेंट होता है, ये बीटा-2 एडिनर्जिक एगोनिस्ट है, आईवी यूज़ करते हैं इसको। इंट्रासेल्यूलर एंजाइम पे एक्ट करता है, जिसके वजह से स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, और सेमी कंडीशंस में इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और कार्डियक और डायबिटीज़ ये सब है, हाइपरटेंशन तो उसका यूज़ नहीं करेंगे। हेडेक, पाल्पिटेशन, एडिमा, हाइपरग्लाइसेमिया इसका साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फिटल में हार्ट फेलियर, टैकीकार्डिया हो सकता है इसके वजह से। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए ज़्यादा मैं इसको नहीं बता रही हूँ। इंडोमेथासिन जो है वो साइक्लोऑक्सीजनेस इनहिबिटर होता है, जो फर्स्ट लाइन टोकोलाइटिक है प्रेग्नेंट पेशेंट के लिए। NSAID है ये। लोडिंग डोज 25 से 50 mg होता है। ये इंट्रासेल्यूलर जो फ्री कैल्शियम होते हैं उसको रिड्यूस करता है। अर्ली प्री टर्म लेबर में 30 वीक्स से अगर कम है तो उसमें यूज़ करते हैं इसको। और पॉलीहाइड्रोमिनोस है प्री टर्म लेबर के साथ तो उसमें इसका यूज़ करते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी, अस्थमा, अर्टिकेरिया, एलर्जी में यूज नहीं करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स जो है इसका हार्ट बर्न, GI ब्लीडिंग, अस्थमा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, रेनल इंजरी में नहीं दे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। निफिडिपिन एंटी हाइपोटेंसिव्स का भी काम करता है, और इसमें जो
जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ना, तो इसके वजह से ये टोकोलाइटिक एजेंट्स के रूप में भी यूज होता है। ये रहा इसका यहाँ पर। आगे देखते हैं एंटी कन्वल्जेंस ड्रग, जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट इम्पॉर्टेंट है, जो प्रीक्लैम्सिया एक्लैम्सिया में यूज होता है। तो इसका यहाँ पे रेजिमेंट दिया हुआ है। अगर IM यूज़ करते हैं तो 4 ग्राम IV देते हैं। लोडिंग डोज जो है 3 to 5 मिनट्स में स्लोली देते हैं इसको, और उसके बाद 10 ग्राम डीप IM देते हैं, और फिर मेंटेनेंस डोज में 5 ग्राम IM 4 आवर्ली देते हैं अल्टरनेट बटक पे। इस वाले पे दिए तो फिर अगला इस वाले पे। और IV यूज़ करते हैं तो 4 से 6 ग्राम IV यूज़ करते हैं 15 से 20 मिनट्स में, और मेंटेनेंस डोज में इन्फ्यूज़न चलाते हैं 1 से 2 ग्राम पर आवर का। मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो एंटी डिसरिथमिक्स ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में आता है। डोज जो है वो IM 4 से 10 ग्राम और IV 4 to 6 ग्राम। ये जो एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है वो नर्व एंडिंग्स से, तो उसको डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से रिड्यूस द मोटर एंड ब्लड सेंसिटिविटी। तो सीजर को प्रीक्लैम्सिया एक्लैम्सिया में रोकने के लिए यूज़ करते हैं इसका। अगर आपको मिस्थेनिया ग्रेविस का प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें, तो उसमें हम यूज़ नहीं करेंगे। और इसका साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो मैस्कुलर पैरालिसिस हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, मोटर डिप्रेशन फेटल में हो सकता है इसका। यहाँ पे ये रहा डाइज़ेपाम और फेनिटोइन, आप देख सकते हैं इसको। सेम है एक तरह से, मतलब मिडवाइफरी में जितने ड्रग्स हैं आपको याद हो जाएगा कौन से क्लासिफिकेशन में आता है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, डोज कहाँ यूज़ करते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। फिर एंटीकोगुलेंट्स जिसमें हेपरिन तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रिवेंट करता है फाइब्रिनोजन टू फिब्रिन में कन्वर्ट होने से। जिसमें इंडिकेशन, अगर आपको DVT का प्रॉब्लम है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, DIC में, और वॉल्व्स जो प्रोस्थेटिक्स वॉल्व इन द हार्ट, उसमें ये एक्शन कैसे करता है, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उसको इनडायरेक्ट इंटरफेयर करता है, डिप्रेस कर देता है विटामिन के का प्रोडक्शंस को। 10 से 15 mg ओरली डेली यूज़ कर सकते हैं 2 डेज़ के लिए। उसके बाद फिर सेम टाइम पे लेते हैं, और जब इसको लेते हैं तो हम लोग को APTT मॉनिटर कराना होता है, देखना होता है हमेशा। हेमरेज साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है, फीटल में स्केलेटल फेशियल डिफॉर्मिटीज़ हो सकती है, ऑप्टिक एट्रोफी, माइक्रोसेफेली हो सकता है। ये रहा रोगाम जो है वो इम्यून ग्लोबुलिन का क्लासिफिकेशन में आता है। इसका हम लोग यूज़ करते हैं आइसोइम्यूनाइजेशन, जो RH नेगेटिव क्लाइंट्स होते हैं, तो उसमें यूज़ करते हैं इसको। और अगर RH पॉजिटिव वोमेन है तो उसमें इसका यूज़ नहीं करेंगे, और अगर एलर्जी है तो। ये रहा बीटामेथासोन जो न्यूबॉर्न में यूज़ करते हैं, ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स ड्रग है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्लासिफिकेशन का है, जो है वो बेबी का लंग्स को मैच्योर करने के लिए यूज़ करते हैं इसको, प्रीमैच्योर इन्फेंट्स में यूज़ करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स कैटरैक्ट, ऑस्टियोपोरोसिस, पेप्टिक अल्सर, हाइपरटेंशन हो सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी, सिस्टेमिक इन्फेक्शन में नहीं देते हैं। और एक्शन यहाँ पे ये दिया हुआ है कि कैसे ये काम करता है। और ये रहा विटामिन की, जो बेबी में देते हैं ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि लीवर जो होता है वो मैच्योर नहीं हुआ रहता है, तो अच्छी तरह से वो विटामिन के का जो है प्रोडक्शन नहीं करता है, इसलिए। फॉलिक एसिड तो प्रेगनेंसी में यूज़ करते हैं 400 mcg OD यूज़ एक बार एक दिन में ओरली यूज करते हैं, जो प्रेग्नेंट मदर को लेना चाहिए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए। नोज़िया, वोमिटिंग, इरिटेशन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं।
अगला है आयरन। आयरन एंड फॉलिक एसिड दोनों प्रेग्नेंट वुमेन्स को लेना चाहिए। आयरन लेने की वजह से एनीमिया को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये रहा कैल्शियम, 500 mg OD लेना चाहिए ओरली। तो ये रहा, इसमें दिया हुआ है सब कुछ। और लास्ट जाइलोकेन, जो यूज़ करते हैं नॉर्मली वेजाइनल डिलीवरी, या फिर अगर हम एपिज़ोटॉमी करते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं इसको पेरिनियल टीयर से बचाने के लिए। कॉन्ट्राइंडिकेशंस जाइलोकेन दे करके कट कर देते हैं उसको। तो ये रहा जितने भी मिडवाइफरी में ड्रग्स यूज़ होते हैं मेनली। और बिब्लियोग्राफी मैंने कहाँ से लिखा है, इसको ज़रूर लिखना होता है। तो दत्ता DC टेक्स्ट बुक ऑफ ऑब्स्टेरिक्स 6th एडिशन, ये यहाँ पे बुक मेंशन किया हुआ है कि मैंने कौन से बुक से इसको बनाया है। फिर जैकब एनामा का बुक होता है मिडवाइफरी गायनिकोलॉजी का, तो उसमें से मैंने कुछ कवर किया है, और विकिपीडिया से। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। थैंक यू वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। ओके, बाय।